हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो, जिसमें आज हमने एक चैप्टर कवर करेंगे जो है चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं हूं अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। सबसे पहले बता दूं, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिजाइन किया गया है ताकि पहले पार्ट में कुछ थोड़ा, उसके बाद थोड़ा, उसके बाद थोड़ा, इस तरह से आपको तीनों पार्ट्स कंटिन्यूस देखने होंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ आए। और मैं आपको हर नेक्स्ट पार्ट में रिवीजन भी कराता जाऊंगा जो मैं आपको पिछले पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी चैप्टर्स का पहला पार्ट। उसके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है संसाधन एवं विकास। हम जानते हैं संसाधन क्या होते हैं। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और उसको अच्छे से समझाऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो जानते हैं संसाधन क्या होते हैं। हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और इसके आगे आते हैं, जिसे आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्यता मिली हुई है, वह एक संसाधन है। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज करके या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। संसाधन, अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा हटके एग्जांपल की सहायता से, क्योंकि एग्जांपल की सहायता से ना बच्चों को ज्यादा अच्छे से ग्रैप होता है, हर टॉपिक ग्रैप होता है। मेरे को भी खुद एग्जांपल की सहायता से ही हर चीज समझ आती है। तो ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा। सपोज करिए आपने कार ली, उसमें आपने पैसे खर्च करे, लेकिन कार तो ले ली, अब उसके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसे संसाधन या उसे हमें ऐसा रिसोर्सेज चाहिए जो हमारी उस कार को रन करे, यानी कि उस कार को चलाए। अगर हमारे पास ऐसा कोई संसाधन या फिर हमारे ऐसे रिसोर्सेज नहीं होगा तो हम उसका कार का फायदा नहीं है कुछ। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसको हमें मान्यता नहीं मिली हुई जिस चीज से हम उसे चला सकें। तो उसके लिए हमें पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होगी। तो हमारे डीजल और पेट्रोल संसाधन है जिससे हमारी कार रन करेगी, जो हमारी टेक्नोलॉजी में और ज्यादा वृद्धि कर देगी, और जो हमारे संसाधन है वे और ज्यादा विकसित होंगे और हमारी कार चलने लायक होगी। हमने कार बना ली, टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, लेकिन हमारे पास उसका वह संसाधन नहीं है जो उस कार को चला सके। तो दोस्तों उसी को संसाधन कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं के प्रयोग में लाई जा सकती हैं। वो जो वस्तुओं के प्रयोग में लाई जा सकती है। कार एक वस्तु है, जब तक उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं डलेगा तो वह नहीं चल सकती, क्योंकि जब तक संसाधन उस चीज में नहीं ऐड होगा या रिसोर्सेज ऐड नहीं होगा तो उसको यूटिलिटी और यानी मान्यता नहीं मिलेगी और वह नहीं चलेगी। यही तो हमने समझा संसाधन क्या होते हैं। और अब हम आगे चलते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन हमने जान लिया, और संसाधनों का वर्गीकरण जानेंगे, और इसके बाद हम जानेंगे संसाधनों के प्रकार। इस पार्ट में हम खाली इतना ही पढ़ेंगे, उसके आने वाले पार्ट में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यूस करेंगे। तो दोस्तों जानते हैं संसाधनों के प्रकार और संसाधनों के वर्गीकरण। इस सबसे पहले मैंने आपके सामने एक चार्ट लगाया है, चार्ट में आप आसानी से देख सकते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक मानवीय संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक और मानवीय संसाधन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मानवीय संसाधन में आते हैं संरचनाएं और संस्थाएं। संरचनाएं और संस्थाएं मैं आपको बताता हूँ। संरचना होती है किसी भी चीज की आकृति बनाना या फिर किसी भी चीज का ढांचा बनाना, और संस्थाएं होती है उनमें जो काम वो है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद जो एक काम करते हैं उसे बोलते हैं संस्था। तो ये मानवीय संसाधन एक प्रकार का, और हम दूसरा होता है मात्रा और गुणवत्ता। मात्रा और मैं गुणवत्ता भी मैं आपको समझाता हूँ। मात्रा क्या होती है, जैसे जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं या खरीदते हैं तो उसको मात्रा में बनाते हैं, और जब किसी वस्तु को बनाते हैं या खरीदते हैं तो उसकी हमें गुणवत्ता भी, एक वस्तु की कई सारी क्वालिटीज होती हैं, हर चीज की कई सारी क्वालिटीज होती हैं, तो उसी में मात्रा और गुणवत्ता उसी को बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक संसाधन में दो तरह के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो हम दोबारा से बना सकते हैं, जिन्हें हम पुनर्चक्रित यानी रिसाइकल रिसोर्सेज भी कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वह होते हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। और नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस, ईटीसी, ये सब चीजें। और उसके बाद आते हैं नवीकरणीय संसाधनों को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं सतत प्रवाह, जैसे पवन और जल। जी हाँ दोस्तों, नवीकरणीय संसाधनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो कभी
खत्म ना होने वाले, जैसे जल और पवन, ये कभी खत्म ना होने वाले संसाधन है, लेकिन अगर हम जल नहीं बचाएंगे तो जल खत्म हो जाएगा। पवन की तो एक बात को ना कह सकते हैं, लेकिन जल खत्म हो जाएगा अगर हम जल संरक्षण ना करें। उसके बाद आते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन में दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जो हमें अपने वनों से प्राप्त होती है, जो हम बहुत सारे टूथपेस्ट और दवाइयां यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां और वनस्पतियों के द्वारा मिलकर ही बनाई जाती हैं। और वन्य जीव हम पशु पालते हैं, मत्स्य करते हैं और मुर्गी पालन करते हैं। तो दोस्तों यही होते हैं हमारे वन्य जीव, जो हमें दूध, अंडे, मांस, मछली ये सब चीजें देते हैं। और उसके बाद आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुनः चक्रित और एक अचक्रीय। पुनः चक्रीय जैसे धातु, लोहे से हमने कोई लोहे को, जब हम किसी भी लोहे को निकालते तो वह लोहे के रूप में ना होकर के अयस्क के रूप में होता है। जैसे कोई भी लोहा, सोना, तांबा, पीतल, वह अयस्क के रूप में होता है। जब उसके ऊपर वर्क किया जाता है, उसको फिल्टराइजेशन किया जाता है और उसको खदानों में ला करके उसको फिल्टर किया जाता है, तो हमें मिलता है प्योर मेटल, जिसे हम धातु बोलते हैं। लोहा, सोना, चांदी ये सब मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम पुनः चक्रीय। हम सोने को दोबारा रिसाइकल करने के बाद हम ज्वेलरी बना सकते हैं, लोहे को दोबारा रिसाइकल करने के बाद हम विंडो, डोर्स और अपनी गाड़ियां बना सकते हैं। और अब आते हैं अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन क्या होते हैं, जिन्हें दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, जो खाली एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। ये तो था हमारे संसाधनों का वर्गीकरण। और इसके बाद आते हैं संसाधनों के प्रकार। आप अच्छे से वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकें। इसके बाद आते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को 4 प्रकारों में बांटा गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। हम एक एक करके जानेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे क्या होता है। फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने पर क्या होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और मैं आपको समझा भी रहा हूं। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, इनमें जीवन व्याप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो जैव संसाधन होते हैं इनमें जीवन व्याप्त होता है, ये सजीव होते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य और जीवन, पशुधन आदि आदि। इसके बाद आते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। अजैव संसाधन का उदाहरण है चट्टान और धातुएं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा, वो आप उन्हें पढ़कर भी समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर क्या मतलब है, यानी कि लिमिटेशंस, लिमिटेड, खत्म होने वाले और ना खत्म होने वाले। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको एक तो होता है नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरणीय अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन का सबसे बड़ा उदाहरण जो आप करंटली है वो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। हम सौर ऊर्जा को भी दोबारा बना सकते हैं और पवन ऊर्जा को भी दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा और पवन की ऊर्जा अनंत है। इसका कोई लिमिट, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है या कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, बस हमें यूज करना आना चाहिए। इसके बाद आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं जानते हैं। अनवीकरणीय संसाधन इस प्रकार के संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है तथा खनिज तथा जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। हमने साइंस की 9th और 10th क्लास की बुक में भी पढ़ा है, जो हमारे खनिज और जीवाश्म ईंधन होते हैं उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, तो इसलिए इन्हें जल्दी से बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और अनवीकरणीय संसाधनों का सबसे बड़ा उदाहरण जीवाश्म ईंधन और कोयला है। और इसके बाद आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, यानी कि ओनरशिप यानी स्वामित्व। और स्वामित्व क्या होता है हम सभी जानते हैं। व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मैं आपको सारे संसाधन समझाऊंगा स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन वह होते हैं जिन पर केवल एक वैयक्तिक या किसी वैयक्तिक विशेष का अधिकार होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास निजी बाइक होती है, मोटरसाइकिल, कार, ईटीसी, हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी, हमारा कैश, ये सब हमारे लिए हमारे पर्सनल यानी कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन है। इसके बाद आते हैं सामूहिक स्वामित्व वाले संसाधन।
स्वामित्व सामूहिक स्वामित्व वाले संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता, इस पे पूरे समुदाय और समाज का अधिकार होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शमशान घाट, तालाब और वन और जलीय संसाधन। इसके बाद आते हैं दोस्तों अपने राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी के आधार पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। जितने भी देश में तकनीकी संसाधन पाए जाते हैं और सभी राष्ट्रीय संसाधन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं हम। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कार्य शहरी विकास राष्ट्रीय संसाधन का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, जितने भी देश के अंदर संसाधन पाए जाते हैं वे सभी राष्ट्र के संसाधन होते हैं। और अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी कोई संसाधन पाया जाता है तो वह भी देश का संसाधन होता है, राष्ट्र का संसाधन होता है। सरकार उसे अधिग्रहण कर सकती है। आपने कहीं कहीं देखा होगा अगर किसी के खेत में से रेलवे लाइन निकलनी है तो सरकार उसको अधिग्रहण कर लेती है, यानी उस पर कब्जा कर लेती है और उसको मुआवजा देती है। क्योंकि सरकार अगर हमारे खेत में, हमारे घर में, हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी में पेट्रोल निकलता है तो अगर उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो वह हमारा नहीं रहेगा, उस पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी सरकार के पास अधिकार है कि वह जो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है उनका अधिग्रहण कर सके। तो अगर आपके पास भी ऐसा कहीं निकलता है तो उस पर सरकार का अधिकार होगा, ऐसा ना हो कि आप बहुत अमीर ना हो सकें। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? विश्व स्तर पर कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। इन संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना किसी भी देश द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विश्व स्तर पर ना कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रण करती हैं और वह संसाधन किसी भी देश की समुद्री तट रेखा से 200 मील की दूरी पर होते हैं और उन संसाधनों के ऊपर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। उनका अधिकार केवल उन्हीं देशों को होता है जो उस संस्था से परमिशन लेकर के उनको यूज करना चाहते हैं, उन्हीं के पास अधिकार होता है। और उसके बाद आते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन होते हैं: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और उसके बाद संचित कोष। एक एक करके समझते हैं ये क्या होते हैं। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी देश प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका कोई उपयोग नहीं किया गया, संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार संभावना है परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। संभावी संसाधन, जी हाँ दोस्तों, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी स्टेट में उनका होना तो बहुत ज्यादा हो चाहिए लेकिन वो वहां पर उसकी संभावना तो बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर उसका उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इतना बड़ा संभव है कि वहां से हम बहुत सारी ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं, लेकिन हमने अभी वहां पर नहीं लगाया क्योंकि वहां पे संभावी संसाधन तो है लेकिन हमने अभी वहां पर इसका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। उसके बाद आते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके प्रयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी तथा उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। विकसित संसाधन मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका देश में पता लगाया जा चुका है, उनका अच्छे से सर्वेक्षण हो चुका है और आज हम उन्हें यूज कर रहे हैं। इन्हीं संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है। उसके बाद आते हैं भंडारण। भंडार क्या होते हैं? किसी जो हम आज संसाधन यूज कर रहे हैं, हमें एक टाइम ऐसा आएगा ये हमारे संसाधन बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, इसलिए हमें अब से ही अपने संसाधनों का भंडार करने की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं, हमें पता है हमारा पेट्रोल कुछ समय बाद शायद आने वाली पीढ़ियों का पेट्रोल नसीब ना हो, तो हमसे उनको ऐसा भंडार बना रहे हैं जिससे हम अपने संसाधनों को एकत्रित कर सकें। और इसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पर्यावरण में मौजूद वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडारण में शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जल 2 ज्वलनशील गैसों और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इसका उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए मनुष्य के पास आवश्यक तकनीक का अभाव, ज्ञान का अभाव है। जो हमारा जल है वो
प्राकृतिक गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन मनुष्य के पास इसकी ऊर्जा का यूज करने के लिए उसका अभाव है। अभी हमारे पास वह टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसका भंडारण कर सकते हैं और आने वाले टाइम में समय में इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं संचित कोष। संचित कोष क्या होते हैं, जिसे हम रिजर्व के नाम से जानते हैं। अगर आप पैसे कमाते हैं तो आप अपने पास कुछ रिजर्व के लिए रखते होंगे, उसी को संचित कोष कहते हैं। आप अपने किसी आने वाले टाइम अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते होंगे, उसी को संचित कोष कहते हैं। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें मौजूद तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। वही है, जैसे हम अपना पैसा सेव करके अपने भविष्य के लिए रखते हैं, इसी तरह से हम अपने संसाधनों को भी सेव करके भविष्य के लिए रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपने संसाधन उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने संसाधनों का वर्गीकरण और संसाधनों के प्रकार पढ़े। आने वाली वीडियोस में हम अपकमिंग टॉपिक्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियोस आपको समझ आई हो तो आने वाली वीडियोस का वेट करें और आने वाली वीडियोस पार्ट 2 और पार्ट 3 भी पूरा देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। मैं अब्दुल सादिक और आप